आज का जो हमारा मुद्दा है, ये वो मुद्दा है जिस मुद्दे पर एक आंदोलन हुआ। आंदोलन के बाद एक सरकार का गठन हो गया, दूसरी सरकार का गठन हो गया, एक स्टेट में बन गई सरकार, एक केंद्र में सरकार बन गई, लेकिन मुद्दा वहीं छूट गया। एक ऐसे दीवाने जो इस पूरे देश को जगाने के लिए निकले थे, राजीव दीक्षित साहब, उनकी मृत्यु हो गई। वो इस देश को जगाने में लेकिन कामयाब हो गए। संयोग बस उनके वीडियो हमारे साथ हैं, उनकी स्मृति हमारे साथ है। ये शिद्दत से वो समाज में हर घर में जाना चाहते थे, लोगों से मिलना चाहते थे, लोगों को जागृत करना चाहते थे। उस अभियान को हमने अपने कंधे पर उठा लिया है और आपसे हम आग्रह कर रहे हैं कि उस अभियान में आप भी जुड़ जाइए। हर घर हमें राजीव दीक्षित की बात को पहुंचाना है और इस करप्ट राजनीतिक बिरादरी से दो दो हाथ करना है। आप कल्पना कीजिए कि इस देश में 30-40 करोड़ लोग महज 34 रुपए प्रतिदिन की आय पे गुजर बसर करते हैं और उस देश का 258 लाख करोड़ रुपए, 258 लाख करोड़ आजादी के बाद विदेशों में काले धन के रूप में जमा हो जाए और फिर इन नेताओं की बदमिजाज देखिए कि किस निर्लज्जता से चुनाव में बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। इन्हें कोई शर्म नहीं आ रही है। हमारे देश की जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन ये लाखों करोड़ रुपए दुनिया के अन्य देशों में जमा कर रखा है। 2015 में इंडियन एक्सप्रेस ने एक लिस्ट जारी किया था जिसमें 100 इंडियंस के जो पैसे थे 25,000 करोड़ रुपए, वो उन्होंने बताया था। उसमें बहुत सारे लोगों के कितने पैसे हैं वो लिस्ट भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन कमाल की बात यह है कि 2014 से 2019 तक विदेशों में काले धन की बढ़ोतरी हो गई। कहां तो मांग ये उठ रही थी कि विदेशों से काला धन लाएंगे और उस काले धन से लोगों को हम पैसा देंगे। एक सरकार के खिलाफ नैरेटिव बनी थी जो सही नैरेटिव थी, बिल्कुल सही नैरेटिव थी, गलत नहीं थी, क्योंकि आकंठ भ्रष्टाचार में वो सरकार डूबी हुई थी। लेकिन जिनके हाथों में हमने सौंपा सत्ता, ये जान करके सौंपा था कि शायद ये उन सरकारों के बेईमानी का हिसाब लेगी। लेकिन आज ये दोनों सरकारें मौन हैं, चुप हैं। 258 लाख करोड़, सबके सब चुप हैं। लिस्ट पर लिस्ट है, लेकिन इसके पहले कि हम लिस्ट आपको बताएं, हम अपने मेहमानों से आग्रह कर रहे हैं। मीनाक्षी, अगर वो आ गए हैं, जुड़ गए हैं, तो उन्हें स्वागत कीजिए। आज हमारे दो बड़े शूरमा जो सड़कों पर आपकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। स्वागत कीजिए डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा का एक बार फिर से। डॉक्टर देवेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे दूसरे जो पैनलिस्ट हैं, प्रोफेसर संजीव शर्मा। प्रोफेसर संजीव शर्मा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव भाई, संजीव भाई मेरे ख्याल से गुजरात से है। गुजरात में चुनाव चल रहा है, वैसे तो पंजाब के रहने वाले हैं, आजकल गुजरात में है। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर बल्हारा, डॉक्टर शर्मा। इसके पहले कि हम आपके पास जाएं, हमारे पास लिस्ट तो बहुत लंबी है, पढ़ते पढ़ते तो या दर्शकों को बताते बताते तो पूरा दिन गुजर सकता है, लेकिन कुछ लोगों के नाम मैं आपके सामने रखता हूं। ये 2015 का लिस्ट है और ये पब्लिक डोमेन में है, सबको मालूम है, फिर भी मैं अपने दर्शकों के लिए पढ़ रहा हूं। बधुमल गोपाल दास उत्तम चंदानी फैमिली का जो स्विस बैंक में पैसा जमा है वो 5 करोड़ 45 लाख 73
$1,535 है ये, करोड़ में मत आइएगा। 5,45,73,533 डॉलर। हर्षद रिहान मेहता फैमिली का जो पैसा है वो 5,36,31,788। थिकम दास महेश थ्रीरानी 4,61,05,288। श्रवण गुप्ता 3,23,98,796। हर्षद भद्र श्याम कोठारी फैमिली के 3,15,55,874। जितेंद्र पारिक सौनक फैमिली है, ये 3,13,07,608 करोड़। संदीप टंडन, मुकेश धीरूभाई अंबानी जी का पैसा है, ये 2015 की लिस्ट है, अब तो पता नहीं कितना फोल्ड हो गया होगा। 2,66,54,991। अनिल भाई अंबानी का जो पैसा है स्विस बैंक में वो 2,66,54,991। भगवान रामचंद्र कृष्ण 2,38,53,117। परिमल पाल सिंह दोस्त 2,11,10,345 नरेश गोयल। उसके बाद लिस्ट बहुत लंबी है, सबका नाम, ये 100 लोगों के लिस्ट हैं जो पब्लिक डोमेन में हैं, और ऐसे तो बहुत सारे लिस्ट हैं। 500 पनामा पेपर लीक में भी आ गया, उनके भी लिस्ट हैं। बहुत बड़े बड़े स्टार्स के भी पैसे हैं। पाकिस्तान जैसे देश में स्विस बैंक में पैसा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई, जेल में उस देश का प्रधानमंत्री भी है, पूर्व प्रधानमंत्री। हमारे देश में करप्शन के ऊपर जीरो टॉलरेंस दिखाने वाले नेता मक्कारी और धूर्तता की मिसाल पेश कर रहे हैं इस देश में, लेकिन इस देश की मीडिया, इस देश के पॉलिटिकल बिरादरी के लोग हमें गुमराह करने पर लगे हुए हैं, हमें ठगने पर लगे हुए हैं, हमें रात दिन धोखा देने में लगे हुए हैं। देवेंद्र बल्हारा साहब और संजीव शर्मा साहब, आप दोनों में से कौन शुरुआत करना चाहेंगे? ये जो ठगाई चल रही है, क्या अब ये वक्त आ गया है कि इस देश में टोटल रिफॉर्म की तरफ ये देश जागृत हो, आगे बढ़े? कौन शुरुआत करेंगे? डॉक्टर देवेंद्र और संजीव। मुझे लगता है कि बल्हारा साहब स्टार्ट करें। संजीव भाई आप करिए शुरुआत। नहीं, शुरू कीजिए। बल्हारा साहब कॉन्टेक्स्ट आप बिल्ड करिए, मैं आंकड़ों पे जाऊंगा। जी, जो आपने बोला है आशुतोष जी, सभी दर्शकों को नमस्ते, और आप सबको भी, आप दोनों लोगों को भी नमस्ते, नमस्कार। आपने जो कहा है कि क्या देश को टोटल रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए, मैंने आपको जब पहले 10 मिनट अगर कोई सुनेगा आपको, तो अपने आप ही ये धारणा बना लेगा कि टोटल रिफॉर्म्स की तरफ तो जाना ही चाहिए। लेकिन सबसे पहले उन लोगों से सवाल भी पूछना चाहिए कि ये किस बिना पर ये कहा करते थे कि हम लोग स्विस बैंक से पैसा लेकर के आएंगे, और अब इनकी क्या मजबूरी हो गई है कि ये कहते हैं कि हमारी कोई ट्रीटी है जिसके चलते हम लोग उनका नाम भी दुनिया के सामने, देश के सामने नहीं रख सकते। कहाँ तो एक तरफ ये जारी किया करते थे कि इसने इतने लूट लिए, इसने इतने लूट लिए, इस स्कैम में इतना, इस घोटाले में इतने लाख करोड़ का घोटाला हो गया, और कहाँ आज 8 साल हो चुके हैं, कॉमनवेल्थ घोटाले से भी सारे बरी हो गए हैं, कोल घोटाले से, कोयले घोटाले से भी सब बरी हो गए हैं। आप किसी भी घोटाले की बात कीजिए, एक भी घोटाले में कोई अंदर नहीं है, और केवल वो आदमी अंदर है जो इनके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की खिलाफत कर रहा था। आपको याद होगा हरियाणा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 2009 के चुनाव के दौरान, 2009 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव थे, उस दौरान एक बयान दिया था कि तुम लोग हमारी सरकार बना दो, और हम हरियाणा में जो ये SEZ के नाम पर ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को हजारों करोड़ की, जो हजारों एकड़ जमीन दी जा रही है, हम इन जमीनों में ना किसान की तूड़ी भरवा देंगे, मतलब ये वापस किसान को वापस दिला देंगे, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। और एक ऐसे केस के अंदर उनको 10 साल जेल में रहना पड़ा जिसमें उनका नाम ही नहीं था, जिसमें FIR में उनका नाम नहीं था, जहां कहीं भी उनके दस्तखत नहीं थे किसी भी लिस्ट के अंदर।
जो टीचर्स घोटाले के अंदर हरियाणा में। फिर मैं देखता हूं कि उसके बाद इसी खेल के अंदर जो सबसे ज्यादा मुखर होकर के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ चल रहे थे, जिसने रेलवे को भी एक बार प्रॉफिट में पहुंचा दिया था, लालू यादव को उन्होंने जेल में भिजवा दिया। लालू के बारे में भी ये कहा जाता है कि बहुत गरीब परिवार से था, आज उसके पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी की जांच तो यकीनन होनी ही चाहिए, लेकिन जिस घोटाले के नाम पर उनको अंदर किया गया, मुझे लगता है उस घोटाले से ऊपर कहीं और घोटाले थे, कोई और बात थी। इस बात को ये समझना जरूरी है पूरे देश को कि आपके सामने दिखाया कुछ और घोटाला जाता है, मिलता कुछ और है। और अगर घोटालों की सही से जांच हो जाए देवेंद्र, तो मैं आपको आज रोकूं के बीच 150 में। से ज्यादा। देवेंद्र, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। ये जिन दो व्यक्ति का आपने नाम लिया है, वो देखिए, अब मेरे ख्याल से उसकी बहुत गंभीरता से चर्चा हुई है अदालत में। मैं समझता हूं अदालत में थ्रेडबेयर डिस्कशन हुआ है, और इतना भी ऐसा नहीं हो सकता कि अदालत में सब कुछ मैनिपुलेट हो जाए। जरूर होता है मैनिपुलेट, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं, लेकिन अदालत में इस सब की चर्चा हुई है गंभीरता से। मुझे लगता है कि इसमें पार्टी के तौर पे अगर आप जजमेंट दे रहे हैं तो मैं बड़ी विनम्रता से इस पर मेरी राय दूसरी है। मेरी राय दूसरी है, क्योंकि ये दोनों भी दूध के धुले हुए नहीं हैं, बिल्कुल दूध के धुले हुए नहीं हैं। मैं जो अदालतों से इनको सजा हुई है, अगर कुछ भी ऐसी बात होती तो शायद अदालत का रुख अलग होता। तो मैं इस बात से पूरी मत नहीं हूं। जी देवेंद्र। मैं इसमें आशुतोष जी, आपकी बात में अगर मैं दो बात ऐड करूं, मैंने पूरी बात अगर आपने सुनी हो, मैंने आखिर में ये कहा था कि लालू के केस में बहुत घोटाले मिलेंगे। जिस घोटाले में उनको अंदर किया गया है, केवल वो घोटाला नहीं मिलेगा, आप उसकी पूरी जांच अगर करेंगे तो और कहानी भी मिलेगी। दूसरा, जहां मैं ओम प्रकाश चौटाला की बात कर रहा हूं, ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ मैंने खुद चुनाव आयोग के अंदर एक अर्जी दी थी जब वो जेल से बाहर आए कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और बड़ा बवाल मचा था हरियाणा के अंदर, जिसमें मैंने दलील दी थी कि मैं अपराधीकरण नहीं होने दूंगा राजनीति का हमारे प्रदेश की, और मैंने उसमें दलील दी थी। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं उसको, उसकी गंभीरता को मुझे मालूम है उसकी गंभीरता का। मैं एक बात आपको बता दूं, जिन टीचर्स के भर्ती के स्कैम के आरोप में ओम प्रकाश चौटाला जेल में बंद थे और उनका बेटा अजय चौटाला जेल में बंद था, वो टीचर्स आज भी नौकरी कर रहे हैं। मतलब यहाँ जो हमने सवाल उठाया था सबसे बड़ा, वो ये उठाया था कि अगर उनको भर्ती करने वाले व्यक्ति दोषी हैं तो वो, इसका मतलब नाकाबिल लोग लगे हुए हैं, भर्ती हुए पड़े हैं, तो उनको सजा क्यों नहीं ये है? बहुत जबरदस्त बात आपने उठाई। क्योंकि आपने तो स्कैम बोला ना, आपने बोला भर्ती में स्कैम हुआ। भर्ती में स्कैम हुआ तो एक भी व्यक्ति आज नौकरी पे नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो सारे लोग नौकरी कर रहे थे जिन जो भी उस दौरान लगे थे। केवल 3 लोग ही इसके अंदर मेन मुख्य रूप से आरोपी थे, जिसमें आईएएस संजीव शर्मा थे, और अजय चौटाला, और दुष्यंत, और ये ओम प्रकाश चौटाला। तो ओम प्रकाश चौटाला उस वक्त ना तो एचपीएससी में उनका कोई पद था, ना उनका किसी लिस्ट के ऊपर सिग्नेचर था, ना ही वो थे, वो केवल मुख्यमंत्री थे, इसलिए जिम्मेदार। इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई आपके अगर किसी मंत्रालय के अंदर कुछ होता है, किसी भी मंत्रालय में कोई घपला होता है, तो प्रधानमंत्री सीधे सीधे जिम्मेदार हो गया ना। इसका तो ये मतलब निकलता है। हम तो इसको ऐसे समझते हैं कि केवल मुख्यमंत्री होना अगर आपको दोषी सिद्ध करता है तो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दूध के धुले हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये अच्छे लोग हैं, मैं केवल ये कह रहा हूं कि जो तरीका है जजमेंट का, उस तरीके पे सवाल उठाया था, और ये तरीके पे सवाल उठते भी रहे और मुझे लगता है उठते भी रहने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जी, ओवर टू यू आशुतोष जी। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये सवाल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस बात को लेकर के अजय चौटाला के ऊपर इतना बड़ा ये लगा, चौटाला फैमिली पर ही एक प्रकार से उनके दामन पर गंभीर दाग है। तो इनका कहना ठीक है देवेंद्र जी का कि जिनके लिए लगा वो तो नौकरी कर रहे हैं, और जिस तरीके से उन पर लगाया गया है वो तरीका तो दूसरे के ऊपर भी अप्लाई होता है कि वो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। तो आज अगर प्रधानमंत्री या दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री और उनका मंत्री अगर किसी चीज में जेल जाता है तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री के भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि 2019 तक आते आते टैक्स हेवन में
टैक्स हेवन में जो ब्लैक मनी का कंसोर्टियम है स्विट्जरलैंड, जिसमें बड़े बड़े पत्रकार बड़े बड़े चार्टर प्लेन पर घूमते हैं और बढ़िया बढ़िया सूट पहन करके इंटरव्यू करते हैं स्विस बैंक डावोस में, स्विट्जरलैंड डावोस, स्विट्जरलैंड की वादियों में, आज अपने दर्शकों को यह बताना चाहते हैं कि वो स्विट्जरलैंड है क्या। पूरे दुनिया के माफियाओं का अड्डा है स्विट्जरलैंड, पूरी दुनिया के माफियाओं का। ब्लैक मनी के माफिया जो है पूरी दुनिया के, उसका अड्डा है। आपको हैरानी होगी कि जब आप बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक आपको कुछ उसके बदले में पैसा देता है ब्याज के रूप में, लेकिन स्विट्जरलैंड का स्विस बैंक जो है वो पैसा रखने के बदले में पैसा लेता है। जिसका पैसा होता है ना, वो पैसा रखने के बदले में उससे पैसा लेता है। देखिए, चोरी का माल वहां पर आप छिपाओ और हम चोरी के माल को कहीं दूसरी जगह बताएंगे नहीं, आप हमें पैसा दो। 258 लाख करोड़ रुपया आजादी के बाद वहां चला गया। और ये माफिया पॉलिटिशियन, ये बेईमान करप्ट राजनेता रोज पब्लिक गैदरिंग में जा करके ये बोल रहे हैं कि हम ब्लैक मनी पर लाएंगे। हैरानी की बात तो संजीव शर्मा जी ये है कि हमारे देश के वित्त मंत्री से जब पूछा गया 2019 में, तो कहा कि नहीं, किसी अन्य कारणों से जो 6000 करोड़ रुपए था 2019 के पहले तक, वो एकाएक इन बीच में जो बढ़ा है 7 साल में, वो 20,000 करोड़ से ज्यादा हो गया। मतलब उसके बाद भी हजारों करोड़ रुपए यहां से जाते रहे। और उनको हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं किसी अन्य कारण से उस बैंक में ये पैसे गए हैं, मतलब बहुत बढ़िया काम करने के लिए वहां पर गए हैं। प्रोफेसर शर्मा, बताइए क्या चल रहा है देश में? आशुतोष, नमस्कार मेरे यंग एंड डायनेमिक मित्र देवेंद्र बलारा जी। तो सबसे पहले जो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने इस इलेक्शन के माहौल में जब मुद्दे रोजगार, गरीबी, सुव्यवस्था हाशिए से निकल चुके हैं, केवल इलेक्शन, भारत एक विश्व गुरु बनेगा, यही मुद्दे इलेक्शन में छा रहे हैं, उस समय आपने हर एक भारतीय का जो सबसे अहम मुद्दा है कि हम जितना भी कमा ले, हम देश को जितना भी विकसित कर ले, हम जितनी भी मेहनत कर ले, हम भारत को जितने भी मर्जी स्टार्टअप दे दें, हमारे किसान जितना मर्जी रिकॉर्ड तौर प्रोडक्शन पिछले 70 साल से लगातार दे रहे हैं, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योग की नई नई बुलंदियां छू रहे हैं, हमारे भारतीय किसान हो, मजदूर हो, बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, टेक्नोक्रेट्स हो, वो जी तोड़ मेहनत करके जितनी मर्जी संपदा हासिल कर ले, आपकी मेहनत का सिला, भारतीयों की मेहनत का सिला, भारतीयों की जो मेहनत है वो भारत में टिकती नहीं है। और आपने ये मुद्दा उठाया कि सिर्फ आजादी के बाद 2,58,000 करोड़ रुपया भारत से बाहर गया है। और मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये जो पैसा बाहर गया है ये कोई इलीगली नहीं गया है, ये एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजैक्शन हुआ है, ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इलीगल मनी या ब्लैक मनी उसको कहा जाता है जो कानूनन हिडन हो, छुपा हुआ हो। ये तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, ये तो एक देश से दूसरे देश के बैंक की ट्रांजैक्शन है, जो इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक एक वैलिड ट्रांजैक्शन है। और इस ट्रांजैक्शन के बारे में दोनों देशों की जनता को, सरकार को पूरी तरह से जानकारी है, जो सिर्फ एक लेटर लिख के उस जानकारी को प्राप्त कर सकती है। तो सबसे पहले ये सवाल पूछना कि ये जो पैसा 2,58,000 करोड़ 258 लाख करोड़, जो करीब करीब भारत की वर्तमान जीडीपी के बराबर है,
इतना पैसा पिछले 70 साल से देश से बाहर गया है, ये लीगल ट्रांजैक्शन है या इलीगल ट्रांजैक्शन है? ये इलीगल ट्रांजैक्शन देश के अंदर भारतीयों के लिए है, हम 140 करोड़ भारतीयों के लिए है, परंतु हमारे देश की सरकार के लिए तो ये लीगल ट्रांजैक्शन है, क्योंकि ये जो हुआ है ये इंटरनेशनल ट्रीटी के मुताबिक हुआ है। और इसलिए जब आप सवाल पूछ रहे थे हमारे श्रद्धेय, ये जो सवाल है सबसे पहले श्री राजीव दीक्षित जी ने उठाया था कि भारत का ये जो पैसा है ये भारत की संपदा है, भारतीयों की संपदा है, और ये भारत में वापस आना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने रास्ता भी बताया था कि इसके लिए हमारी अदालत में, हमारी सुप्रीम कोर्ट में और हमारी लोकसभा में ये कानून पारित होना चाहिए। सिर्फ इतना सा करना है कि ये भारत की संपत्ति है, चाहे किसी ने भी किसी भी कारण से इस संपदा को कहीं भी रखा हो, किसी भी हेड में रखा हो, किसी भी नियम से रखा हो, किसी की अप्रूवल से रखा हो, किसी की जानकारी से रखा हो, किसी को छुपा के रखा हो, ये भारत की संपत्ति है और हम भारतीय चाहते हैं कि हमारी संपदा वापस आ जाए। बस इतना सा काम करना था। परंतु राजीव भाई को गए हुए 12 साल से ऊपर हो गया, आज तक उनके बाद ये मुद्दा किसी नेता ने नहीं उठाया, किसी देशभक्त ने नहीं उठाया, किसी ईमानदार व्यक्ति ने नहीं उठाया, किसी राष्ट्रवादी ने नहीं उठाया, और किसी ऐसे व्यक्ति ने नहीं उठाया जो भारत को विश्व गुरु या $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहता है। और आपने ये मुद्दा आज उठाया है आज के शो में, तो आप अभिनंदन के पात्र हैं कि आपने सचमुच देश के जनता, 140 करोड़ जनता का ये जो खून पसीने की कमाई है वो भारतीयों को में वापस आए, उसका ये मुद्दा उठाया है। अब ये सवाल उठता है कि क्या ये पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा? सीधी सीधा सवाल ये है। आप मेरी व्यक्तिगत राय माने तो ये जो पैसा है ये कभी भी वापस नहीं आएगा। अगर मुझे इसके बारे में कुछ तथ्य आपके सामने रखने हो, अगर आप सवाल पूछेंगे तो मैं इसका विस्तार करूंगा, पर मेरी व्यक्तिगत राय है कि पैसा बताइए, जनता सुन रही है, देवेंद्र भाई भी सुनेंगे, देवेंद्र भाई भी जानना चाहेंगे कि क्यों कभी नहीं ये पैसा आ सकता है। तो क्या राजीव भाई का ये जो सपना है वो अधूरा ही रह जाएगा? राजीव भाई तो गुजर गए और शायद हम लोग भी गुजर जाएंगे, फिर भी ये पैसा नहीं आएगा, आ सकता है। तो अगर मुझे इस मुद्दे के ऊपर विस्तार से अगर पर्दा उठाना ही होगा तो मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाने के लिए मैं जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अंग्रेजों के भारत में आने से पहले अगर पिछले जितना भी नॉन इतिहास है, उस इतिहास के बारे में बात करें जिसकी हमें जानकारी है, उस इतिहास में दुनिया में कभी भी ऐसा समय नहीं आया जब भारत की जो जीडीपी है वो दुनिया की जीडीपी का 25% से कम हो। हाँ, कभी कभी ऐसा हुआ है कि चाइना की कभी कभी जीडीपी भारत से ज्यादा हो गई है और भारत की जीडीपी चाइना से थोड़ी कम हो गई है, पर 25% से पहले, आज से अंग्रेजों के भारत आने से पहले तक कभी नहीं हुआ। यानी दुनिया का हर चौथा व्यक्ति मतलब दुनिया में ₹1 जब कमाया जाता था उसका 25 रुपया भारत में पैदा होता था, उसका रोजगार भारत में पैदा होता था। तो दुनिया की जो कुल संपदा, कुल समृद्धि का 25% हमेशा भारत में रहा। ये 1700 साल तक भी ऐसा था, सन 1700 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेज भारत आते हैं और अंग्रेज भारत में आके हमको पढ़ना लिखना सिखाते हैं, हमको रेलगाड़ी से चलना सिखाते हैं, हमको सूट बूट टाई पहनना सिखाते हैं, हमको यस सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून करना सिखाते हैं, हमको मैकॉले शिक्षा देते हैं, हमको मॉडर्न टेक्नोलॉजी सिखाते हैं, हमको आधुनिक दुनिया के तौर तरीके सिखाते हैं, इस सपेरों के देश को आधुनिक तौर तरीके सिखाते हैं। और जब वो अंग्रेज भारत छोड़ के जाते हैं तो भारत की जो जीडीपी थी, जो अंग्रेजों के आने से पहले लगभग 26% थी दुनिया की जीडीपी का, वो मात्र 0.3% थी।
सभी जो दर्शकों की रेफरेंस के लिए मैं बता दूं कि हमारे एक दिल्ली के इकोनॉमिस्ट हैं उत्सना पटनायक जी, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने बहुत डिटेल से वर्णन किया है कि 1765 से लेके 1938 तक हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस यस, लाउड एंड क्लियर बोलते जाइए। दर्शक एकदम इंतजार कर रहे हैं आपके इस रहस्योद्घाटन का, क्योंकि ये जो आप आज जो आप बोलेंगे, ये जो दर्शक सुनेंगे, बहुत सारे दर्शक हमारे जानते भी हैं, उनको और जानकारी देते हैं ताकि वो लोगों को बताएं, क्योंकि आज से तो अभियान अब ये शुरू हुआ है और ये लगातार चलता रहेगा। प्रोफेसर शर्मा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम इस अभियान को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारी आखिरी सांस चलती रहेगी। इस बेईमान व्यवस्था के खिलाफ टोटल रिफॉर्म की लड़ाई हमने शुरू कर दी है। प्रोफेसर शर्मा बोलिए, प्रोफेसर शर्मा बोलिए, जानना बहुत जरूरी है। मैं कह रहा था कि उत्सना पटनायक की किताब में यह वर्णन है कि 1765 से लेके 1938 तक अंग्रेजों ने भारत पर राज किया। इस दौरान भारत की जीडीपी जो दुनिया का 26% थी, उससे गिर के ये मात्र 0.3% तक आ गई। तो उन्होंने जब ये टोटल लगभग 190 साल के इतिहास का उन्होंने आर्थिक लूट खसूट का लेखा जोखा किया, तो वो निकला 45 लाख डॉलर। टोटल कितना? 45 ट्रिलियन डॉलर, सॉरी लाख नहीं, ट्रिलियन डॉलर। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय पूरी दुनिया की जो जीडीपी है वो केवल और केवल 96 ट्रिलियन डॉलर है। तो जितनी जीडीपी, यानी दुनिया का सबसे अमीर, सबसे धनाढ्य, सबसे समृद्धि वाला जो दौर है वो इस समय चल रहा है, आज की जीडीपी का 50% के करीब जो है वो अंग्रेजों ने 190 साल में भारत से लूटा है। ये तो केवल लूट का हिसाब किताब है 1938 तक। 1938 में एक और नया कानून, 35 में कानून पारित हुआ था भारत की लूट खसूट को, क्योंकि अंग्रेज मात्र 1 लाख अंग्रेज 33 करोड़ भारतीयों को 190 साल तक लूटते रहे, और उन्होंने जो लूट खसूट के जो तरीके थे जो अपनाए थे, वही तरीके, वह दस्तूर आज भी जारी है। क्योंकि वो जो सारे के सारे जो कानून थे वो उन्होंने किसी के घर में जाके किसी को लूटा नहीं था। अंग्रेजों ने उन्होंने भारत में रहते हुए ऐसे कानून बनाए, ऐसी व्यवस्थाएं बनाई, ऐसे नियम बनाए, ऐसा सिस्टम क्रिएट किया, ऐसा ऑर्डर क्रिएट किया कि भारत के एक एक व्यक्ति की खून पसीने की कमाई, हमारी सदियों से कमाई हुई दौलत, लाखों सालों से की क्रिएट की गई जो समृद्धि थी, जो व्यवस्थाएं थी, वो सारी की सारी अचानक अंग्रेजों के लिए काम करना शुरू कर गई, विदेशियों के लिए काम करना शुरू कर गई। 1938 तक 45 ट्रिलियन डॉलर की लूट खसूट भारत से जा चुकी थी, ऐसा उत्सना पटनायक जी कहती है। 1935 के बाद अंग्रेजों ने अपनी लूट खसूट को परमानेंट करने के लिए एक व्यवस्था का गठन किया। उन्होंने भारत में से जो इंपीरियल बैंक है उसको बंद करके आरबीआई बैंक किया, और आरबीआई बैंक के द्वारा उन्होंने भारत की सारी वित्तीय व्यवस्था को इस तरीके से ढालना शुरू किया कि चाहे अंग्रेज भारत में रहे या ना रहे, भारत की जो लूट खसूट है वो बैंकिंग के तरीके से, कानूनन तरीके से, इंटरनेशनल ट्रेड के तरीके से, वित्तीय व्यवस्था के तरीके से, व्यापारिक तरीके से, शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, ट्रेड के माध्यम से, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से, या अंतरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से सदा के लिए भारत की एक्सप्लोटेशन जैसी अंग्रेजों के भारत में होने से चल रही थी, वह दस्तूर वैसे ही चलती चली जाए। और वैसा हुआ भी। आशुतोष, आपको याद होगा कि मैंने एक पिछले टॉक में आपसे कहा था
कि भारत के नहीं दुनिया के इतिहास की जो सबसे बड़ी लूट है वो 1947 को हुई थी, जब भारत से अंग्रेज जो राजनीतिक सत्ता है वो पाकिस्तान को और भारतीयों को देके चले गए थे। उस दिन क्या हुआ कि भारत में जो 578 रियासतें थी, उनका जो राज्य था, जो अंग्रेजों ने उनके साथ संधि करके या उनके ऊपर नियंत्रण करके कानूनन संधियां करके उनसे लिया हुआ था, उनके बिहाफ पे वो चला रहे थे, वो सारा का सारा जो शासन था उन्होंने पंडित नेहरू को सौंप दिया और अंग्रेज भारत से चले गए। तो उस समय हमको लगा कि अंग्रेजों ने अब हमको स्वायत्तता दे दी है, अब हम अपने आर्थिक, अपने सामाजिक, अपने राजनीतिक, अपने अंतर्राष्ट्रीय, अपनी शिक्षा, अपना स्वास्थ्य, अपनी न्याय, अपनी आर्थिकता, अपना सारी की सारी व्यवस्था, अब भारत की जो व्यवस्था है वो भारतीय चलाएंगे, वो भारतीय तरीके से चलाएंगे। तो यही हमारे भारत का सबसे बड़ी गलतफहमी है, सबसे बड़ी अज्ञानता है। वो गोरे अंग्रेज भारत छोड़ के गए, परंतु वो एक वैसी व्यवस्था भारत को छोड़ के गए जो काले अंग्रेजों के हाथ में सौंप के गए, कि जिसके द्वारा भारत की जो एक्सप्लोटेशन है, भारत का जो शोषण है, वो दस्तूर वैसे ही जारी रहा, और मैं तो ये कहता हूं शायद उससे भी ज्यादा तीव्रता से जारी रहा। यानी लगभग 190 साल में 45 ट्रिलियन डॉलर गया, और आज आप राजीव दीक्षित जी के हवाले से कह रहे हैं, उनको कोट करते हुए कह रहे हैं कि आजादी के बाद 258 लाख करोड़ गया है। परंतु मुझे लगता है ये आंकड़ा बहुत छोटा है। इस आंकड़े को अगर हम देखें तो अकेले 1947 को, जिस दिन भारत आजाद हुआ, उसी दिन भारत से कितनी दौलत भारत में गई थी। तो शायद मैंने आपको बताया था कि अंग्रेज वित्तीय व्यवस्था में क्योंकि हम उस समय गोल्ड स्टैंडर्ड पे थे। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि आरबीआई जितना पैसा छापेगा उसके बिल्कुल 100% इक्विवेलेंट गोल्ड को वो रिजर्व में रखेगा। तो जिस दिन भारत आजाद हुआ, उस दिन आरबीआई नेशनलाइज कर दिया गया था। यानी भारत का हमने अंग्रेजों का जो रुपया था, रानी का जो रुपया था, वो हमने कैंसिल कर दिया और उसकी जगह हमने भारतीय रुपया चलाया था। जो रानी का रुपया था वो तो चांदी का सिक्का था, और उसके लिए हमारे पास 100% गोल्ड रिजर्व था। यानी जितने रुपए उस समय चलन में थे, उतने ही मात्रा में जो गोल्ड था और सिल्वर था वो आरबीआई के स्टॉक में था। तो मैं आज सभी भारतीयों के सामने ये रहस्य सामने करना चाहता हूं कि अंग्रेजों के सारे रुपए कैंसिल हो गए, तो उसके बदले में जो गिरवी रखा हुआ सोना था उसका क्या हुआ? उस सोने का 60% बैंक ऑफ इंग्लैंड, इंपीरियल बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा जाता था, इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट में रखा जाता था, और 40% रिजर्व के तौर पे भारत में होता था। वो 100% रिजर्व्ड जो बुलियन था, जो मिंट था, जो सोना था, जो प्रेशियस धातु थी, वो कहां गए? क्या आपने, मैंने, हमने, किसी ने भी पिछले 75 साल में किसी को भी उस सोने का हिसाब किताब मांगा है क्या? हमारा 1947 में आरबीआई का जो ओपनिंग बैलेंस था वो 0 था रिजर्व गोल्ड में। वो मानव इतिहास की सबसे बड़ी लीगल आपसी सहमति से भारत के काले अंग्रेजों का और भारत के ऊपर उस समय राज करने वाले गोरे अंग्रेजों के बीच की एक सहमति थी, जिस सहमति का कोई पत्र, कोई डॉक्यूमेंट, कोई जिक्र किसी इतिहास की पुस्तक में नहीं किया। ना उसको कभी नेहरू ने उठाया, ना उसको कभी वाजपेयी ने उठाया, ना उसको अंबेडकर ने उठाया, ना उसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उठाया, ना उसको सावरकर ने उठाया, ना उसको किसी भी लेफ्टिस्ट ने, राइटिस्ट ने, नेशनलिस्ट ने, देशभक्त ने आज तक नहीं उठाया। क्यों? ये जो लूट है भारत के सोने की, भारत की संपदा की, ये 45 ट्रिलियन डॉलर से अबव है, ऊपर है।
उसमें उसको प्लस करना पड़ेगा, जिसका जिक्र उस्मा पटनायक ने भी नहीं किया है। अब हम आ जाते हैं कि आजादी के बाद जिस 258 लाख करोड़ की आप जिक्र कर रहे हैं, तो मैं ये पूछता हूं कि आजादी के बाद भारत का जो एक्सचेंज रेट था वो $1 इक्वल टू 1 रुपी था। आज हम 80 रुपया या 82 रुपया पर डॉलर दे रहे हैं, यानी हमारे $1 के पीछे हमको 80 रुपए देने पड़ते हैं, यानी हमारी 80 गुना जो लूट है वो $1 के ट्रांजैक्शन पे हो रही है। आज ये लीगली हो रही है, इलीगली हो रही है? ये लीगल लूट है। इसके ऊपर अगर चले जाएं, मात्र 2014 से 2022 तक भारत के 11 लाख लोग लीगली माइग्रेट कर गए हैं, और जो लीगली माइग्रेट करके गए हैं वो सारे के सारे मिलियनेयर थे। उन्होंने लीगल माइग्रेशन किया है, और एक आदमी को लीगली माइग्रेट करने के लिए, वीजा खरीदने के लिए अपनी जो कैपेबिलिटी दिखानी पड़ती है, उसकी जो अमाउंट है वो 60 लाख है मिनिमम। उनमें से 40% से ज्यादा यूएस गए, अमीर देशों में गए हैं। पाकिस्तान में भी 256 लोग गए हैं, परंतु जब वो यहां से गए हैं वो सारे मिलियनियर थे। वो अपना साजो सामान, अपना जो माल है, अपनी सारी संपदा जो भारत की संपदा थी, जो भारत में कमाई गई थी, जो भारतीयों की थी, वो सारी की सारी संपदा अपनी लेके गए हैं। वो लीगली लेके गए, और आज भी हर साल कब तक गए हैं? कब तक 2014 के बाद कह रहे हैं आप? 2014 से लेकर 2022 तक 11 लाख इंडियन भारत छोड़ के गए, और आज भी हर साल लगभग 1 लाख इंडियन, और जो इंडियन की मैं बात कर रहा हूं तो वो मिलियनियर्स हैं, वो कोई अरे गरे नथु खैरे नहीं है। वो भारत छोड़ के जा रहे हैं, और वो सारे के सारे जो छोड़ के जा रहे हैं वो लीगली जा रहे हैं। तो आशुतोष जी, जब आप ये राजीव भाई के हवाले से ये सवाल आप पूछते हैं कि भारत के खून पसीने की कमाई का 258 लाख करोड़ रुपया कब वापस आएगा, तो मुझे लगता है कि राजीव भाई बहुत आशावादी थे या भोले थे जब वो ये सवाल पूछ रहे थे। उनको शायद हमारे देश के न्याय सिस्टम के ऊपर, अदालत के ऊपर, राजनेताओं के ऊपर, या यहाँ के तथाकथित राष्ट्रवादियों के ऊपर शायद थोड़ा विश्वास उनको बाकी था। मुझे नहीं है। मुझे लगता है कि भारत की सारी जो संपदा है वो एक विधिवत उस व्यवस्था के अंतर्गत जो अंग्रेजों ने यहां बिठाई थी, वो उसी व्यवस्था के अंतर्गत ये पैसा बाहर जा रहा है, क्योंकि ये इसी तरीके से डिजाइन किया गया है। ये लीगल लूट है, ये ट्रेड लूट है, ये फाइनेंशियल लूट है, ये इंटेलेक्चुअल लूट है, ये डिजाइन्ड लूट है, जिसको स्टॉप करना, जिसको रोकना हमारे किसी इलेक्शन लड़के सरकार बना लेने वाले किसी नेता के बस में नहीं है। ये काम करने के लिए हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे किसी ऐसे नेता की जरूरत होगी जो ना केवल इस वैश्विक लूट को जानता हो, परंतु उसके पास इस पूरे के पूरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जो सिस्टम है उस सिस्टम का अल्टरनेटिव भी हो, जो भारतीय ऑर्डर को समझता हो, जानता हो। वही इस लूट खसूट को रोक सकेगा, अन्यथा वापस लाना तो दूर की बात है। अभी तो मेरा सवाल है कि जो लूट खसूट शेयर मार्केट के माध्यम से, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन पब्लिक इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, पेट्रोल की कीमतों के माध्यम से, लीगल माइग्रेशन के माध्यम से, और इंटरनेशनल जो क्रूड की प्राइस है, इंटरनेशनल प्रेशियस मेटल की जो प्राइस है, हथियारों की जो सेल परचेज है, और इंटरनेशनल आर्टिफिशियल वॉर है, और इंटरनेशनल जो वैक्सीन का धंधा है, उसके माध्यम से जो भारत की जो लूट खसूट हो रही है और दुनिया की लूट खसूट हो रही है,
उसको रोकना ही संभव नहीं है। जो जा चुका उसको वापस लाने की बात तो दूर की रही। बहुत जबरदस्त बात आपने डॉक्टर प्रोफेसर शर्मा आपने बताई है। मैं इसके पहले कि देवेंद्र जी के पास जाऊं, हमारे बहुत सारे कलीग कहते हैं कि क्यूबाई सीरियस डिस्कशन नहीं करता है। और सीरियस डिस्कशन का मतलब क्या है? राहुल गांधी की यात्रा के बारे में हम दर्शकों को बताएं, नरेंद्र मोदी जी आज कांग्रेस कहां गए उसके बारे में बताएं, अरविंद केजरीवाल ने क्या बोला उसके बारे में बताएं, आफ्ताब ने क्या बोला उसके बारे में बताएं, आफ्ताब के रहस्य से पर्दा उठा कि नहीं उठा ये बताएं। दीज आर सीरियस इश्यूज। मैं अपने पत्रकार मित्रों से आग्रह करता हूं कि जो कोई भी हमें सुनेंगे आज के बाद, शायद इस बात से सहमत होंगे कि बहुत हो गया। कितना दिन आप अपनी अयोग्यता का तांडव करेंगे? अयोग्यता के उस भंवर से बाहर आइए, कुछ खोजिए, कुछ तलाश कीजिए, कुछ ढूंढिए। देश को बनाने का वक्त आ गया है, वरना हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। और ये बीड़ा देश के पत्रकारों को उठाना चाहिए। देश के पत्रकारों को मुखर होना पड़ेगा। मजबूत से मजबूत पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ खड़ा होकर के उन्हें आईना दिखाना पड़ेगा। हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो हमारे अपने हैं, कहीं बरगला गए हैं, उन्हें बताना पड़ेगा। और अच्छी भाषा में हम उनको बता रहे हैं, तथ्यात्मक बात उनके सामने रख रहे हैं, वैज्ञानिक तरीके से रख रहे हैं, विवेचना करके बतला रहे हैं, साक्ष्यों के आधार पर बतला रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी पत्रकार बिरादरी इस बात को जानेगी, समझेगी, इसे आगे बढ़ाएगी और हमारा भी हौसला बढ़ाएगी। हमारी बिरादरी हमें कहेगी कि आशुतोष हम आपके साथ खड़े हैं, आप आगे बढ़िए, जैसे प्रोफेसर शर्मा और देवेंद्र भाई खड़े हैं। सब कुछ अपने ऊपर झेल रहे हैं देवेंद्र जी और प्रोफेसर शर्मा। मामूली बात नहीं है इतना शोध करना और उस शोध को पब्लिक के बीच ले जाना, मामूली बात नहीं है। ना बिक रहे हैं, ना झुक रहे हैं, ना डिग रहे हैं। तो हम तो सैल्यूट करते हैं देवेंद्र भाई और प्रोफेसर शर्मा आपको। लेकिन मैं दर्शकों से आग्रह कर रहा हूं कि आप कृपा करके इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम चैनल्स पे, अपने फेसबुक चैनल्स पे, ट्विटर पे, जहां भी आपको मौका लगे, देवेंद्र जी के और प्रोफेसर शर्मा के वक्तव्यों को एडिट कीजिए। मेरा डालना बहुत जरूरी नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको मंच मुहैया करा रहा हूं। उसे बढ़ाइए, उसे बताइए, लोगों तक ले जाइए, बताइए। जब बताएंगे तो लोग जागृत होंगे और फिर यह अभियान चलेगा और देश निर्माण का इस बार वास्तव में राष्ट्रवाद क्या होता है यह हम लोग साबित करके दिखाएंगे। यह अभियान तब तक नहीं रोकेंगे जब तक कि देश के जो असली मुद्दे हैं वो सॉल्व नहीं होते। अगर सॉल्व नहीं भी होते उस पर विचार नहीं शुरू हो जाता। प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र, प्रोफेसर शर्मा कह रहे हैं कि राजीव भाई बहुत भोले थे या उनको हमारे देश के संस्थानों से कुछ आस थी। आपको कोई आस लग रही है क्या? हमारी देश की अदालतों के पास अगर हम जाएं तो वो हमें सुनेंगे? देखिए आशुतोष भाई, राजीव भाई कहा करते थे कि ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था है ये पूरी लूट के लिए ही बनाई गई है। जो संजीव भाई बोल रहे हैं एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज वो बोला करते थे। आप अगर ये समझिए, आप अगर एक कोका कोला की बोतल पी रहे हैं ना तो सीधा पैसा अमेरिका भेज रहे हैं। अगर आप अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं और वहां के हिसाब से उनकी किताबें, पब्लिकेशंस की किताबें पढ़ रहे हैं तो आप सीधा सीधा वहां भेज रहे हैं पैसा। अपना पेट्रोल खरीदिए या डीजल खरीदिए, मतलब अपनी भारतीयता को छोड़कर आप कुछ भी काम करेंगे, आप अपने असली रंग को छोड़कर अगर उनके हिसाब से चलना शुरू करेंगे, उनकी चाल, तो ये समझ लीजिए आप उनकी व्यवस्था के हिसाब से पैसा उनको भेज रहे हो और अपने देश को लूटने में उनका सहयोग कर रहे हो। और इसी बात के चलते राजीव भाई ने एक बहुत ही स्पष्ट एक बात कही थी कि हम लोग, वो वही बात कही थी जो किसी वक्त में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद कीजिए,
उन्होंने अपनी आजाद हिंद सरकार बनाई, जिसके वो पहले प्रधानमंत्री भी थे। उन्होंने अपनी आजाद हिंद सेना बनाई और उन्होंने अपना आजाद हिंद रुपया बनाया। अपना एक सेना चाहिए, अपनी एक सरकार चाहिए और अपना एक करेंसी चाहिए तो देश आजाद हो जाएगा। इसको असली आजादी बोला नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, और इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पता नहीं चलने दिया इन लोगों ने। यही काम भाई राजीव दीक्षित ने कहा था कि यदि इस लूट से बचना है, यदि अपने देश को वाकई बचाना है और उसी दिशा में लेकर जाना है, उसी हालात में लेकर के आना है जिस वक्त हम उसे सोने की चिड़िया कहें, तो उसका एकमात्र रास्ता है संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन। यानी कि जैसे संजीव भाई ने कहा है कि आपको उनके तौर तरीके पूरी तरह से नकारने पड़ेंगे और ये जनमानस को समझाना पड़ेगा कि तुम लोगों को ये नरक वाली जिंदगी दी गई है और तुम नहू की कमाई को, अपने खून पसीने की कमाई को कमा कमा कर उनकी झोली में डाल रहे हो। तुम पूरी जिंदगी अपने समाज से टूटे रहते हो, अपने परिवार से टूटे रहते हो, खुद की जिंदगी नहीं जी पाते हो और आखिरी सांस लेते वक्त तक तुमको मालूम नहीं होता कि तुम अपनी जिंदगी की सारी कमाई, बल्कि इस देश की सारी कमाई उन्हीं की झोली में डाल चुके हो। तो उससे बचने का एक ही तरीका है संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन। उससे पहले मैंने आपको एक शो में बोला भी था कि ये जो व्यवस्था है ये चरमरा कर ढहने वाली है, ये ढहेगी, ये खुद से नहीं ढहेगी तो हम ढहाएंगे, हमसे नहीं ढहेगी तो ये खुद ढहाएंगे जो इस व्यवस्था को चला रहे हैं। क्योंकि जब ये समझ में आ जाएगा देश की जनता को कि ये लोग आपको लूट रहे हैं, तो अब इनको नया तरीका चाहिए लूटने का। अब नया तरीके के लिए ये नई व्यवस्था तैयार करेंगे। जिस पुरानी व्यवस्था जैसे जैसे लोगों को समझ में आने लगती है, फिर ये नई व्यवस्था की तरफ चल पड़ते हैं। अब ये निर्णय लेना है देश के लोगों को कि वो नई व्यवस्था इनके हिसाब की होगी या वो अपने हिसाब की होगी, ये तय करना अब समय की मांग है। जो संजीव भाई ने कहा था, मैं ये किताब पढ़ रहा था रुपये का इतिहास, जो हमने छापी थी, हमारे जनता सरकार मोर्चा ने छापी थी। मैं उनका नाम तो नहीं बताऊंगा फिलहाल अभी, लेकिन मैं इसमें एक लाइन पढ़ रहा था। आपको ये मतलब ये जानकर हैरानी होगी, संजीव भाई की चीजों को मैं ऐड कर रहा हूं। इसके पेज नंबर 8 पे जो नीचे वाली लाइन लिखी है कि जब ब्रिटिश हुकूमत ने अपने षड्यंत्र को सफल बनाने के लिए 1933 में अचानक से गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया और सोने की कीमत को 3 गुना बढ़ा दिया, यानी भारत उसी पल 3 गुना दरिद्र हो गया। जैसे ही पहले सोने की कीमत बराबर 2 रुपया थी, तो जैसे ही सोने की कीमत बढ़ा दी और उधर से वो तोड़ दिया, तो भारत की जनता के हाथों में सिर्फ टुकड़े रह गए। और ये जो लूटपाट है ये छपी भी है 2013 में एक किताब के अंदर, एक स्टडी के अंदर। और ये भी बताया कि 1862 से लेके 1935 तक, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि लगभग 60 सालों में सिक्योरिटी मनी के रूप में भारत ने 37,440 करोड़ वैध रुपया सोने चांदी के रूप में ब्रिटिश हुकूमत को दिया, जिसकी कीमत आज के टाइम बनती है, जिसका वजन बनता है 4,36,700 टन शुद्ध सोना। अब आप ये समझिए, ये तो सिर्फ एक उस दौर की बात है, और इस लूट के तंत्र को अगर आप पूरी तरह से समझेंगे तो इसकी गहराई में जब आप जाएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि हम तो इतनी कोशिशें कर करके, इतनी मेहनत कर करके अपने बच्चों के लालन पालन पे लगे हुए हैं, और वो लोग एक क्लिक से, एक बटन से ही सारा कुछ सत्यानाश किए जा रहे हैं। और ये सत्यानाश अभी जारी रहेगा। अभी तो ई रुपया आ रहा है, अभी तो आपके पास इंटरनेट बेस आपकी जिंदगी होने वाली है, अभी भारतीयता से और दूर आपको लेकर के जा रहे हैं, अभी आपको और ज्यादा आर्टिफिशियल लाइफ में लेकर के जा रहे हैं। और इससे बचने का तो एक ही तरीका मैं समझता हूं कि जितना आप भारतीयता की तरफ जाएंगे, जितना आप अपनी ओरिजिनल प्रकृति के नजदीक रहेंगे, जितना आप अपनी पुरानी व्यवस्था को समझेंगे और उसके हिसाब से अपनी शिक्षा, अपनी चिकित्सा, अपनी जीवन शैली, अपने भाईचारे, अपने समाज और अपनी न्याय व्यवस्था को संभालेंगे, ये एकमात्र रास्ता है कि आने वाले वक्त में हम इन षड्यंत्रों से मुकाबला कर पाएं और बच पाएं, और राजीव भाई के उस सपने को भी पूरा कर पाएं जिसका नाम था संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन। और जनता सरकार मोर्चा का भी यही ध्येय है, यही लोगो है, व्यक्ति निर्माण से संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की ओर, मानवता की दिशा में एक कदम।
प्रोफेसर संजीव, मैं आपसे आज एक वचन लेना चाहता हूं और कृपा करके आप ये वचन दीजिए। अगर आप नहीं देंगे तो मैं हारा हुआ महसूस करूंगा। मैंने जो ये अभियान शुरू किया है, आप ही लोगों के सहारे शुरू किया है। बगावती अभियान है, आपको मालूम है। बहुत सारे हमले होंगे, हमारे बिरादरी के भी लोग हमले करेंगे। हम लोग घबराने वाले तो है नहीं, आपको मालूम है, किसी भी सूरत में नहीं घबराएंगे। तो मैं आपसे एक वचन चाहता हूं कि सोमवार से इसका परत दर परत आप तय करेंगे विषय, क्योंकि हमारा ये जो ओटीटी नेटवर्क है ना, ये ब्रेकिंग न्यूज और फ्लैश इसका नेटवर्क नहीं है। हमारा ये ओटीटी नेटवर्क, तीनों नेटवर्क अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में, ये तीनों का तीनों नेटवर्क एक अभियान है, भारत की जागृति का अभियान है, भारत के सर्वोदय का अभियान है, भारत भाग्य विधाता के उठने का अभियान है, 140 करोड़ भारतीय की समृद्धि का अभियान है प्रोफेसर शर्मा। इसलिए हम आपसे वचन चाहते हैं कि क्या सोमवार को हम अपने शो का टाइम भी बदल रहे हैं। 9 बजे से हमारा, रात्रि 9 बजे से हमारा इंडिया डिबेट आएगा और हम चाहते हैं कि सोमवार को आप, और जब तक आप हमें समय दें, थोड़ा समय दें, क्योंकि ये जो पैसे का माया जाल है, ये ब्लैक एंड व्हाइट का जो माया जाल है, ये हम अपने दर्शकों को बताएं और ये हम घर घर पहुंचाना चाहते हैं। हमारी जितनी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक जागृति पहुंचे। हमारे नेता भी शायद इतने जागृत नहीं होंगे, मैं समझता हूं। इसीलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप सोमवार को हमारे साथ जुड़िए। शायद उनकी कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जुड़ जाएंगे। और देवेंद्र भाई, देवेंद्र, मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि आप भी वक्त निकाल करके, हम अभी कई मुद्दों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इस ब्लैक मनी के बाद, इस करप्शन के बाद, जो बेरोजगारी का मामला है हमारे देश में, जो महंगाई का मामला है हमारे देश में, बेकारी का मामला है हमारे देश में, उन सारे मुद्दों को आप हमारे इस तीनों नेटवर्क पे देखेंगे और सिर्फ आपसे जुड़े हुए मुद्दे हम लगातार उठाते रहेंगे। ये जो कंप्रोमाइज्ड मीडिया है उसके चिल्लपों में हम पड़ने वाले नहीं हैं और हम अपने राजनीतिक बिरादरी को एक दिशा देने की कोशिश करेंगे जागृत भारत के माध्यम से। तो प्रोफेसर शर्मा, क्या आप हमें वचन देंगे? सोमवार के लिए आप तैयार हैं? वक्त हम लोग मुकर्रर कर लेंगे मुझे, लेकिन हमारा वो टेलीकास्ट होगा। आशुतोष, आप इतनी नजाकत से और सभी दर्शकों के सामने ये वायदा ले रहे हैं और आप मुझसे ये भी उम्मीद करते हैं कि मैं इसको मना करूंगा क्या? नहीं, हम लोग इसको जरूर करेंगे, क्योंकि यही हम सबका काम है। ठीक है, हाँ, उसका समय मुझे थोड़ा सा। शर्मा, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर देवेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त निकालने का। मैं जानता हूं आप लोग सभी व्यस्त हैं, बहुत सारे आपके काम हैं और उसमें से वक्त निकाल करके हमारे लिए ये जो काम कर रहे हैं, मैं बहुत ऋणी हूं। मैं इस ऋण को चुका नहीं पाऊंगा। मैं बस इतना ही कहता हूं कि ये ऋण हम अपने देशवासियों के लिए, हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। और ये जो मीडिया का अभियान है, मीडिया को भी जागृत करने का जो अभियान है, ये हम कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने पत्रकार बिरादरी से दोबारा कहता हूं कि आप इन मुद्दों पर आइए, जो हमारे ऐसे मुद्दे जो ना राजनेता उठा रहे हैं, ना बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट उठा रहे हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, पीएचडी होल्डर्स उन्हें उठा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और ये गंभीर विषय है। इनको उठाइए और हमारे साथ जुड़िए, तो शायद देश जागृत होगा। प्रोफेसर शर्मा, डॉक्टर देवेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोमवार को रात 9 बजे हमारे इंडिया डिबेट का वक्त बदल रहा है। सोमवार को रात 9 बजे हमारी आपसे मुलाकात होगी। आप दोनों का शुक्रिया।